दांडी यात्रा वाला बताए थे। दांडी यात्रा से क्वेश्चन आता है, चींटी से क्वेश्चन आता है, मधुमक्खी से क्वेश्चन आता है। मधुमक्खी वाला बता दिए थे ना, रानी मधुमक्खी वाला। नहीं, उसमें मजदूर भी होता है जो भोजन वोजन लाता है। उसमें नर बहुत कम मात्रा में होता है, 100 के संख्या में, तो एक रानी मधुमक्खी होती है ना। कर्णम मलेश्वरी का लिखवाए थे, तो आप लिखो कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी, इससे 2-3 बार क्वेश्चन आया है इनके लाइफ में। क्या क्या हुआ उस पर, घटना पर आधारित। नाम सुनी होगी कि नहीं, नहीं सुनी है? पढ़ी है? कौन थी? वेट लिफ्टर थी। और कहाँ की थी? कर्णम मलेश्वरी कहाँ की थी? थी क्या है? ठीक है। आंध्र प्रदेश एक्चुअली नहीं कहेंगे, पुराना अथी में आंध्र प्रदेश कहेंगे, वर्तमान में तेलंगाना। ठीक है। लिखो कर्णम मलेश्वरी का जन्म, कर्णम मलेश्वरी का जन्म वर्तमान के तेलंगाना राज्य में, वर्तमान के तेलंगाना राज्य में हुआ था। और अगर तेलंगाना ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या रहेगा ऑप्शन? आंध्र प्रदेश। क्योंकि पहले ही हुआ था, उसमें तेलंगाना बना नहीं था, तो या तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन मिल जाएगा या फिर तेलंगाना मिलेगा ऑप्शन। और अगर दोनों रहे तो क्या मानेंगे? अगर आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन में दे दे और तेलंगाना भी दे दे तो तेलंगाना मारना होगा। ठीक है। लिखो कर्णम मलेश्वरी, कर्णम मलेश्वरी ने 12 वर्ष की अवस्था से ही, 12 वर्ष की अवस्था से ही वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, भार को उठाने वाले को बोलते हैं भारोत्तोलन। वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन शुरू कर दिया था, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन शुरू कर दिया था, तथा वर्तमान में वह, वर्तमान में वह 130 केजी तक का भार उठा सकती है। वर्तमान में वह 130 केजी तक का भार उठा सकती है। ठीक है। कर्णम मलेश्वरी के पिता, कर्णम मलेश्वरी के पिता एक पुलिस कांस्टेबल हैं। कर्णम मलेश्वरी के पिता एक पुलिस कांस्टेबल हैं। कर्णम मलेश्वरी के पिता क्या हैं? पुलिस कांस्टेबल हैं। अब तक कर्णम मलेश्वरी, अब तक कर्णम कर्णम मलेश्वरी 29, अब तक कर्णम मलेश्वरी 29 पदक जीत चुकी हैं। अब तक कर्णम मलेश्वरी 29 पदक जीत चुकी हैं। ब्रैकेट में लिखना भारत से बाहर, भारत से बाहर। भारत में तो और भी बहुत सारा छोटा मोटा पदक जीती है, लेकिन भारत से बाहर यानी इंटरनेशनल लेवल में 29 से अधिक पदक जीत चुकी हैं वो अभी तक। इनकी चार बहनें भी, इनकी चार बहनें भी वेट लिफ्टिंग से ही संबंध रखती हैं।
इनकी चार बहनें भी वेट लिफ्टिंग से ही संबंध रखती हैं। हो गया। तो कर्णम मल्लेश्वरी का थोड़ा बहुत जानकारी करना है और एक बार उसका बायोग्राफी गूगल करके पढ़ लेना। वैसे जितना इंपॉर्टेंट है वो तो लिखवा दिए, हो सकता है उसमें से और कुछ पूछ ले, गांव का नाम पूछ दे, तो गूगल करके एक बार उसको देख लेना है कर्णम मल्लेश्वरी का, या कोई और नया चीज हो। बिहू त्योहार के बारे में बताया था उस दिन, है? बिहू त्योहार त्योहार के बारे में बताए थे? बिहू नहीं, एक त्योहार से क्वेश्चन आएगा, यहां से एक क्वेश्चन आता है, बिहू त्योहार। लिखो, बिहू त्योहार नए फसल के आने की खुशी में, बिहू त्योहार नए फसल के आने की खुशी में 13 या 14 जनवरी को, 13 या 14 जनवरी को प्रतिवर्ष, 13 14 नहीं, 14 15 करो इसको, 14 या 15, क्या लिखवा रहे थे? बिहू त्योहार 14 या 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सा महीना हुआ ये? जनवरी। जनवरी तो हिंदी महीना में ना, माघ की ठंडी नहीं, माघ महीना। देखो, बिहू त्योहार माघ महीने के, बिहू त्योहार माघ महीने के पहली या दूसरी तारीख को मनाया जाता है। माघ महीने के पहली या दूसरी तारीख को मनाया जाता है। पहली या दूसरी तारीख को मनाया जाता है। पहली या दूसरी तारीख को मनाया जाता है। ये तो हो गया बिहू त्योहार के बारे में। ठीक है, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? वैसे तो पोंगल उंगल देखे नहीं है, पूछा नहीं है कभी, लेकिन त्योहार से एक क्वेश्चन रहता है। तमिलनाडु, उधर से आ रहा है आंसर, तमिलनाडु। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? अच्छा, असम का बात हुआ, असम का मुख्यमंत्री भी कौन है? असम का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब खुद से भी करना पड़ेगा। अब देखो, एक और क्वेश्चन रहता है कि बच्चा पढ़ने के लिए जब जा रहा होता है तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका से जाता है, जैसे नदी पार करना है या नाला पार करना है। हम लोगों के तरफ पुल बहुत सारा बंद हो गया, कोई नाव से जा रहा है, तो वहां से भी है। कौन? हाँ, असम में रस्सी और बांस से बनता है, और बाकी जगह नहीं। अलग अलग जगह का क्वेश्चन आता है। केरल का नहीं, असम का आएगा, लद्दाख का आएगा, 3 4 जगह का नाम इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब लिख लो इसको एक बार। नेक्स्ट लिखना है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक सब कर रहे हैं खाली। बच्चों, नहीं वो खत्म हो गया। नेक्स्ट है, बिहू त्योहार के बारे में बता दिए। बच्चों द्वारा स्कूल जाने के लिए
बच्चों द्वारा स्कूल जाने के लिए स्कूल जाने के लिए नदी अथवा नाला नदी अथवा नाला पार करने के लिए उपयोग की जाने वाली नदी या नाला पार करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न माध्यम विभिन्न माध्यम उपयोग की जाने वाली विभिन्न माध्यम। नंबर 1, बांस या रस्सी से बना पुल। बांस या रस्सी से बना पुल। बांस या रस्सी से बना पुल। देखो, असम में बच्चे डैश दे करके, असम में बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस या रस्सी से बने पुल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, असम में बच्चे स्कूल जाने के लिए कौन सा पुल का, बांस या रस्सी से बने पुल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा माध्यम है ट्रॉली। ट्रॉली ट्रॉली का इस्तेमाल कहाँ होता है? कहाँ होता है ट्रॉली? लद्दाख में। लद्दाख क्षेत्र के बच्चे, ट्रॉली लिख करके डैश, 2 नंबर दिए माध्यम। पहला माध्यम था बांस और रस्सी से बना पुल, दूसरा माध्यम क्या है? ट्रॉली। क्या लिखवा है? लद्दाख क्षेत्र के बच्चे लद्दाख क्षेत्र के बच्चे लद्दाख क्षेत्र के बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। हो गया। तीसरा है वल्लभ। वल्लभ तीसरा सोर्स क्या है? वल्लभ। वल्लभ एक प्रकार की नाव होती है। वल्लभ एक प्रकार की नाव होती है जो लकड़ी से बनी होती है तथा यह केरल में इस्तेमाल की जाती है। तथा यह केरल में इस्तेमाल की जाती है। हो गया। चौथा, ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी। चौथा क्या? ऊंट गाड़ी। कहाँ होगा इस्तेमाल? बिल्कुल। कौन सा? हाँ होता है, लेकिन मेन है ऊंट गाड़ी। हाँ, डिजर्ट में ही होगा ऊंट गाड़ी का प्रयोग। लिखो, मरुस्थलीय क्षेत्र में
स्कूल जाने के लिए, वो पूरा पेज छोड़ दो, इधर लिखो। उतना नहीं, नहीं बस इतना काफी है। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्कूल जाने के लिए बच्चे ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र कहने का मतलब क्या हो गया, यानी राजस्थान। भारत में अगर बात करें तो राजस्थान, तो या तो मरुस्थलीय क्षेत्र का ऑप्शन मिल सकता है या फिर राजस्थान का ऑप्शन मिल सकता है, दोनों लिख लो, ठीक है, हो गया। सीमेंट का पुल भी बनाया जाता है नदी पार करने के लिए, सीमेंट का पुल। इसे ये पूछने वाला तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। पांचवा सोर्स है सीमेंट का पुल। सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में, सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में नदी अथवा नाला पार करने के लिए, नदी अथवा नाला पार करने के लिए सीमेंट के पुल का इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट के पुल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में। हो गया। छठा लिखो, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल होता था, होता है अब तो बहुत कम, लेकिन होता तो था। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी कहाँ होगा, ये भी मैदानी क्षेत्र में। बैलगाड़ी कहाँ होगा, मैदानी क्षेत्र में। बैलगाड़ी को भी लिख लो, मैदानी क्षेत्र। साइकिल, साइकिल, साइकिल का भी इस्तेमाल होता है। हम लोगों के एरिया में तो साइकिल ही ज्यादातर चल रहा है अभी। कौन से तो लिखो, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से, हाँ साइकिल के बारे में, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल जाने के लिए बच्चे साइकिल का भी इस्तेमाल करते हैं। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे स्कूल जाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। अच्छा, जहां बर्फीला जगह है वहां क्या इस्तेमाल होगा, तुम लोगों को नहीं लिखना है। ट्रॉली हो गया लद्दाख वाले क्षेत्र में, वो तो नदी गहराई को पार करने के लिए, सिर्फ बर्फ है, बर्फ में चलना है तो क्या करेंगे, हाथ पकड़ करके चलाना पड़ता है उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ? और ये जैसे उत्तराखंड वगैरह में चल जाओ, पहाड़ी वाला एरिया में, ऐसे ऐसे रास्ता रहता है वहां पर। देखो, बर्फ की पहाड़ी पर अगर चलना है तो उंगली पकड़ करके लेके जाना होगा, ठीक है। एक बच्चा है, बच्चा को क्या पकड़ के लेना होगा, उंगली पकड़ करके लेके जाना होगा, यानी गार्जियन को या किसी एक आदमी को जाना है साथ में। वो क्वेश्चन तो आएगा नहीं, उसमें कोई माध्यम तो नहीं हो रहा उंगली पकड़ के लेके जाना। और जो क्या बोलते हैं उसको, घुमा हुआ क्षेत्र रहता है, रोड सब टेढ़े मेढ़े रोड, तो टेढ़े मेढ़े रोड में तो कोई भी गाड़ी चल सकता है, साइकिल भी आप चला सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं, तो सब कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इतना हो गया हम लोगों का माध्यम स्कूल जाने का। बांस और रस्सी कहाँ यूज होगा, असम में। ट्रॉली कहाँ यूज होगा, लद्दाख में। वल्लभ कहाँ यूज होगा, केरल में। ऊंट गाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्र या
राजस्थान में सीमेंट का पुल, जो भी मैदानी क्षेत्र है, बैलगाड़ी मैदानी क्षेत्र, साइकिल। इतना हो गया। ये तो हो गया हम लोगों का 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आता है इस टॉपिक से। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन देखे थे कि अगर अपना पूरा इमेज देखना है तो इस ऐनक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। हमको अपने आप को पूरा देखना है, तो इस जो ऐनक है आपके सामने में, उस ऐनक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तुम लोग पढ़ा है फिजिक्स में? नहीं। लिखो, अब सबको लिखो। ये फिजिक्स का टॉपिक हो गया। समानांतर है, ठीक है। सामने में ऐनक लगा हुआ, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। हाँ? नहीं, कम तो होगा ही, लेकिन कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन लिखाते हैं ना तुमको, लिखो। नहीं, इसका ये क्वेश्चन है, ईवीएस का नहीं क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। प्रकाश लिखाया था ना, वहां पे लिखो। प्रकाश लिखवाया था ना। कौन सा, कितना हाइट होना चाहिए। और वहां पे जगह नहीं है तो कहीं भी लिखो, तो क्या है, टॉपिक का नाम अलग अलग है, उससे क्या दिक्कत। जगह लिखने का, सब टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, हम सब टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं बस। चलो क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद आंसर लिखाएंगे। रेशमा को रेशमा को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए रेशमा को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होगी। रेशमा को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए, अपनी ऊंचाई की दुगुनी, अपनी ऊंचाई की दुगुनी। ऑप्शन बी, अपनी ऊंचाई की अपनी ऊंचाई के बराबर, अपने ऊंचाई के बराबर। ऑप्शन सी, अपने ऊंचाई की आधी, अपने ऊंचाई की आधी। ऑप्शन डी, अपने ऊंचाई की 1/4 गुनी, अपने ऊंचाई की 1/4 गुनी। ईवीएस का क्वेश्चन लिखा है, फिजिक्स का भी क्वेश्चन ये है। हम ईवीएस में बहुत जगह क्वेश्चन ये देखे हैं। क्या हम बोले, रेशमा एक रेशमा को अपना प्रतिबिंब देखना है, उसको अपने हस्बैंड को क्या बोलना होगा भाई, एक मिरर लगा दीजिए मेरे रूम में, ठीक है, मुझे पूरा फोटो अपना देखना है। कौन सा फोटो लगा, कितना बड़ा मिरर लाना होगा उसको, तो जितनी हाइट है उसकी वाइफ की, उसकी आधी हाइट की उसको मिरर लाना पड़ेगा। कितना, आधी हाइट की। आंसर क्या होगा, आधी ऊंचाई। आंसर आंसर क्या होगा इसका, आधी ऊंचाई। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जो गाड़ी है हम लोगों का, 4 व्हीलर है, उसमें जो शीशा लगा हुआ है जिससे हम लोग पीछे की वस्तु देखते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखो। मोटर वाहनों में, क्या बोल रहा है, उत्तल दर्पण। चलो ठीक है, अभी लिख रहे, क्वेश्चन लिखो। मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए, मोटर वाहनों में पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो तुम खोजते रह जाओगे कॉपी, नया पेज लिखो, नया टॉपिक बनाओ, लिखते चलो। हो गया क्वेश्चन।
क्या बोले? साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी अवतल लेंस, अवतल लेंस। ऑप्शन डी उत्तल लेंस। क्या होगा आंसर? क्या ये? बी नंबर। क्या बी? क्या बी सर, उत्तल दर्पण। आंसर होगा इसका? उत्तल दर्पण। क्या आंसर होगा इसका? उत्तल दर्पण। जब कभी भी हम लोग साइड मिरर के रूप में यूज करेंगे तो क्या करेंगे? उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। और गाड़ी में जब साइड मिरर को नया नया लाता है ना तो उसमें एक स्टिकर चिपका रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई पड़ रहा है वो जितना दूर दिखाई पड़ रहा है उससे नजदीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है। जब भी गाड़ी नया आएगा तो उसमें एक स्टिकर क्या लिखा रहता है कि आपको लग रहा है कि वो पीछे बहुत दूर में है, लेकिन जितना वो दूर दिख रहा है उतना दूर में वो नहीं है, वो काफी नजदीक है, इसलिए आप देख करके चलाइए गाड़ी। ठीक, तो साइड मिरर के रूप में कौन सा इस्तेमाल किए? उत्तल दर्पण। वेरी गुड। अगर हमको दाढ़ी बनाना है तो कौन सा दर्पण यूज करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। हजाम, हजाम कौन है? राजेंद्र। हजाम दाढ़ी बनाने के लिए अपने सैलून में, हजाम दाढ़ी बनाने के लिए अपने सैलून में लगाता है, सैलून में लगाता है। ऑप्शन वही उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। क्या होगा? अवतल दर्पण। जो चश्मा लगाते हो। लिख लिया? आंसर क्या लिखे इसका? अवतल दर्पण। अगर बोले कोई कि डॉक्टर कौन सा दर्पण का यूज करता है नाक देखने के लिए या कान देखने के लिए अंदर, ठीक है ना, ठीक से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रोगियों की जांच के लिए, रोगियों की जांच के लिए रोगियों की जांच के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, रोगियों की जांच के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए वही सब, अवतल, उत्तल, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, चारों ऑप्शन। रोगियों की जांच के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? डॉक्टर रोगियों की जांच के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? नाक देखना है या कान देखना है? इंटरनल पार्ट देखने के लिए कैसे होगा? छोटा छोटा पार्ट देखने के लिए। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि घड़ी जो बनाता है मैकेनिक, तो उसको छोटा छोटा चीज देखना पड़ता है, तो वो कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? लेंस क्यों? दर्पण का करेगा ना, सेम चीज होगा। जो डॉक्टर को जरूरत है वही उस मैकेनिक को भी जरूरत है, क्योंकि उसको छोटा छोटा चीज को देखना है। हाँ, मैग्नीफाई कर देता है वो, इसीलिए। आंसर क्या होगा इसका? अवतल। अवतल क्वेश्चन अवतल। ये था, क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर
रोगी को जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? अब कान देखना, ये वाला पोर्शन अंदर देखना है कान का, तो क्या देखेगा? अवतल, अवतल। ठीक है, गलती होगा इसमें। तो दाढ़ी बनाने वाले से क्वेश्चन आता है, साइड मिरर से क्वेश्चन आता है, डॉक्टर से क्वेश्चन आया, और चाहे मैकेनिक का क्वेश्चन आए, घड़ी साज वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आंसर सेम होगा, वही अवतल। ठीक है, अवतल लेंस नहीं, दर्पण। अवतल रोगियों की जांच के लिए अवतल दर्पण। साइड मिरर के लिए, साइड मिरर के लिए उत्तल। अच्छा, गाड़ी का हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है? आगे सामने में जो है उसमें कौन सा लगा रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। मोटर वाहनों के, मोटर वाहनों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है। मोटर वाहनों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, सेम ऑप्शन। क्या होगा आंसर? मोटर वाहनों के हेडलाइट में उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण आंसर होगा इसका भी। मोटर वाहन में क्या उपयोग किया है इसमें? फिर अवतल दर्पण। टॉर्च में कौन सा लगा रहता है दर्पण? टॉर्च जो बारते हो उसमें जो शीशा रहता है, देखते हो आगे। टॉर्च का इस्तेमाल तो बहुत लोग कम करने लगा है, निप्पो बैटरी लगाते थे ना एवरेडी, उसमें कौन सा शीशा लगा हुआ रहता था? सेम क्वेश्चन, सेम चीज है, नोट करके लिख सकते हो कहीं पे। टॉर्च में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च, सर्च लाइट, इमरजेंसी में सेम चीज होगा। टॉर्च, सर्च लाइट, और क्या बताए? अभी क्या बताए? अभी टॉर्च बताए, सर्च लाइट बताए, डॉक्टर का बताए, डॉक्टर का बताए, और किसका बताए? घड़ी मैकेनिक, घड़ी मैकेनिक। टॉर्च, सर्च लाइट, डॉक्टर, घड़ी मैकेनिक, और मोटर वाहन का कौन सा? मोटर वाहन का हेडलाइट, मोटर वाहन का हेडलाइट, और मोटर वाहन का टॉर्च हो गया, सर्च लाइट हो गया, डॉक्टर हो गया, घड़ी मैकेनिक, मोटर वाहन का हेडलाइट, एक और चीज, और क्या छूटा? अभी क्वेश्चन एक और लिखाए थे जब, हाँ, सैलून में। ठीक है, और कुछ छूटा है? तो ये किसका उपयोग हो गया? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, दर्पण का। उत्तल दर्पण में क्या क्या लिखा है? मोटर वाहन में साइड लाइट ना, साइड मिरर बोलते हैं इसके। मोटर वाहन के, मोटर वाहन, मोटर वाहन के क्या बोले इसको? साइड मिरर, साइड मिरर। और क्या लिखा है इसमें उत्तल का? उत्तर का, उत्तल का और क्या लिखवाए? और कुछ लिखवाए? देखिए ले, इसमें और लिख लेते हैं थोड़ा। हाँ बोलो। टिंकू, उसको लिंक भेजे हैं? तुम तो ग्रुप में से भेज दो, टेट वाला लिंक तो ग्रुप में सेंड कर दो, टेट वाला, और उसके बाद फिर हम यहाँ से। इसमें बस एक ही रहने दो, तो मोटर वाहन का साइड मिरर। ठीक है, कौन सा? हाँ, दाढ़ी बनाने वाला पूछेगा, साइड मिरर पूछेगा। यहाँ पे सैलून लिख लो या दाढ़ी बनाना लिख लो, ऑप्शन कोई भी चलेगा। दाढ़ी बनाने के लिए यहाँ से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रहता है दोनों दर्पण से, दोनों बता दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, बता दिए हम।
अब ये बताओ हीरा क्यों चमकता है? हीरा क्यों चमकता है? ऑप्शन बोले, लिखो, पहले क्वेश्चन ही लिख देते हैं, जब ऑप्शन बताना तो क्वेश्चन ही लिखते हैं। हीरा चमकता है, हीरा चमकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन से। हीरा चमकता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण या कुछ भी से। बी प्रकाश के परावर्तन के कारण। सी अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों के कारण। अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों के कारण। और डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्टकट में TIR। TIR क्या आंसर होगा इसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। देखो प्रकाश का परावर्तन होने के लिए कुछ कंडीशन होता है, कुछ नियम होता है, जैसे स्नेल्स लॉ वगैरह पढ़े होंगे। तो इसमें क्या है, मान लो कि ये एक अलग सरफेस है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। क्या है? 2 मीडियम है, दिख रहा है ना। अब कोई प्रकाश यहां से पड़ा इसमें, ठीक है, अगर ये सघन माध्यम है यानी डेंसर मीडियम, सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, तो कई चीजें हो सकती हैं। इस ये लाइट जब इस यहाँ पे पड़ा तो यहाँ पे कई चीजें हो सकती हैं। एक, या तो ये सीधे इस तरह से पार हो जाए, या तो ये सीधा इस तरह से पार हो जाए, या इसमें हल्का फल्का मोड़ टर्न होकर के पार हो जाए, या यहाँ आ जाए, कहाँ इसमें, ठीक है, या फिर ऐसे हो जाए। ये चारों केस पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं? प्रकाश आया, यहाँ पे टकराया, टकराया तो हो सकता है वो सीधा धीरे धीरे पार हो जाए, ठीक, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितना है एंगल। और पॉसिबल हुआ तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, पॉसिबल हुआ तो सरफेस के साथ चला गया, जिस सरफेस से टकराया उसी सरफेस के साथ चला गया, और हो सकता है ऐसे भी हो जाए। और अंतिम में एक और ऑप्शन हो सकता है कि जिधर से आया उधरे चला जाए, जिधर से आया उधरे चला जाए। तो ये प्रकाश का गुण है, उतना डीप में नहीं जाएंगे, अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। पानी है, ठीक है, हाँ हाँ, तो ये सघन माध्यम होगा और ये रेयर माध्यम होगा। ऊपर सघन होना ही चाहिए, अगर सघन, हाँ तो तिरछा हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा, ये वाला हल्का तिरछा हो जाएगा, इंक्लाइन हो जाएगा। हाँ ये तो चेंज हो रहा है ना, ऐसे लाइट आया, ये इधर दिख रहा है, आना चाहिए सही से, ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये पूरा एक चैप्टर ही है, अभी हम चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, अभी सिर्फ बताने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे हम लोग? डायमंड के बारे में, डायमंड के बारे में। अब जब ये डायमंड है, मान लो पूरा पैक्ड रहता है, क्या होता है, ये पूरा पैक्ड रहता है। अब इसमें किसी वजह से अगर लाइट प्रकाश घुस भी जाए, प्रकाश क्या हो गया, घुस गया, तो इससे बाहर आना इसको मुश्किल है, क्योंकि इसी में आपस में टकरा करके कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ठीक है। एक ही केस हो सकता है कि वो बाहर आए, जो कि पॉसिबल नहीं है। 24 डिग्री जो एक कोण होता है, कौन बोलते हैं उसको, नहीं उनको वगैरह मैथ नहीं है यहाँ, एक कोई कोण है नाम, वो अगर 24 डिग्री से कम होगा तब। अब 24 डिग्री होना बहुत मुश्किल है, इसमें इसको जगह नहीं मिलता है, तो ये क्या होता है, इसी में आपस में टकरा करके क्या हो जाता है, यहीं पे प्रकाश ये खत्म हो जाता है, ये बाहर नहीं आ पाता। तो ऐसे
इस वजह से अंदर में जो प्रकाश घुसा तो अंदर ही रह गया। ठोस करने नहीं, ये कोई एंगल है, वो एंगल का नाम याद नहीं आ रहा हमको, कुछ एंगल का नाम था। एक सेकंड। उन्नयन कौन सर? बात मैथ है यहाँ, उन्नयन कोण और अवनमन कोण कर रहा है। उन्नयन कोण क्या होता है? ये त्रिभुज है, कुछ इस तरह से जब आता था इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और जब यहाँ से ऐसे करके लेते हैं तो इसको बोलते थे अवनमन कोण। ये मैथ है, जहाँ उन्नयन कोण अवनमन कोण पढ़ रहा है। आपतन कोण होता है एक, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक और कोण है जिसके वजह से ये होता है। एक मिनट हम बताते हैं, इस चीज को नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, तारा क्यों टिमटिमाता है? ये है क्रांतिक कोण। इसका क्या नाम है? हाँ, क्रांतिक कोण। इस वजह से अगर क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होगा तभी ये जाकर के बाहर आ सकेगा, अदरवाइज नहीं आ सकेगा। 24 डिग्री होना बहुत बड़ी बात होती है, इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण, अभी बताएंगे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अभी क्या बोले और है? तारा क्यों टिमटिमाता है? हम लोग देख रहे हैं कि तारा चमक रहा है, हम लोगों को लगता है कि टिमटिमा रहा है, वो क्यों टिम रहा है? सब ये प्रकाश का ही कारण है। प्रकाश का क्या? प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। सूर्य क्यों चमकता है? सुबह जब हम लोग सूर्य को देखते हैं, सूर्योदय से पहले ही हमको दिख जाता है कि सूर्य उदय हो रहा है। वो क्यों? 10 मिनट लगभग पहले हम लोगों को पता चल जाता है कि सूर्योदय होने जा रहा है, क्यों? तो इसी चैप्टर को अभी हम लोग डील करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक लिखो। लाइट लाइट शुरू किए थे ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रकाश को ही। वही अब आंसर ला रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं, इसी में आंसर आ जाएगा सब, ठीक है। इस चैप्टर को पूरा कर लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, क्या लिखवाया अभी हम? प्रकाश का, हाँ प्रकाश का हेडिंग प्रकाश में ही चलना है अभी। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन मतलब ठीक है, टेढ़ा दिखाई पड़ता, वो अपवर्तन। लिखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की दिशा में, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को, प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, समझ में आया? यहां से आया और इसका दिशा में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही एंगल बना तो ये क्या हो गया? प्रकाश का दिशा चेंज हो रहा है। तो दिशा चेंज हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? अपवर्तन, और इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। फ्रैक्शन दोनों में कंफ्यूजन होता है, रिफ्लेक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन अलग होता है। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता है फ्रैक्शन। क्या होता है अपवर्तन का इंग्लिश? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया। अब लिखो, अपवर्तन का कारण क्यों होता है? अपवर्तन, हाँ अपवर्तन का कारण, किस वजह से अपवर्तन हो सकता है? क्या क्या कारण हो सकता है कि प्रकाश अपवर्तित हो जाए? अपवर्तन का कारण नंबर 1, जब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन ब्रैकेट में लिखना चाल में परिवर्तन, उसकी दिशा में परिवर्तन ब्रैकेट में लिखना है चाल में परिवर्तन ही अपवर्तन का कारण होता है, अपवर्तन का कारण होता है। क्या बोले हम बोले कि यहां से प्रकाश आया, ठीक है, इसका स्पीड एक अलग है, चाल इसका अलग है। जैसे ही यहां टकराया तो इसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या इसका चाल में चेंज नहीं होगा, चाल में भी परिवर्तन होगा। और वास्तव में जो चाल में परिवर्तन होता है उसी को तो अपवर्तन कहते हैं। वास्तव में जो चाल में परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। इसी को बोले अपवर्तन, इसलिए हम दोनों शब्द वहां पे लिखा दिए। अब ये हो गया अपवर्तित किरण, हो गया। अब इस अपवर्तित किरण का कुछ नियम है, ठीक है, क्या है, कुछ नियम है। लिखो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम कौन नंबर देके लिखना, कौन नंबर देके लिखना। आपतित किरण आपतित किरण कौमा अपरिवर्तित किरण, आपतित किरण कौमा अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, सभी एक ही समतल में होते हैं। तीनों का तीनों क्या होगा, एक जगह होगा, एक लाइन में होगा, ठीक है, समतल एक ही तल में होगा। दूसरा क्या हो सकता है इसका कारण, क्या बोलते हैं, नियम। ख नंबर देखे तो लिखो तुम लोग। प्रकाश के हाँ इसका, या अभी कौन नंबर लिखवाए थे ना, ख नंबर ये लिखना है। प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या, ज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, SIN। ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, नियतांक होता है। नियतांक मतलब क्या, नियत,
यानी क्या बोला, आपतन कोण यानी इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण को इंसिडेंस एंगल, और अपवर्तन रिफ्लेक्शन वाला क्या बोलते हैं इसको, साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर, ये क्वेश्चन बार बार आता है, इक्वल्स टू म्यू, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स नियम। क्या बोलते हैं इसको, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्नेल्स लॉ। ये क्वेश्चन बार बार आता है। साइन आई बाय साइन आर इजकल तो क्या होता है, म्यू होता है, और म्यू को यहाँ हम लोग भाषा में क्या लिखे, नियतांक, नियतांक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस जगह का। क्या बोले, आपतन कोण साइन आई, अपवर्तन कोण साइन आर, आपतन कोण साइन आई, अपवर्तन कोण साइन आर, इसका क्या रेशियो, इसका क्या रेशियो, अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। समझ में आया बात, क्या आपतन कोण का जया, जया मतलब साइन, जया मतलब साइन, तो आपतन कोण को आई से रिफ्लेक्ट, आई से करते हैं, आई का मतलब होता है इंसिडेंस, इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल इसको बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन एंगल। तो इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं, छोटी आई से एगो को डिनोट करेंगे, एगो को छोटी आर से डिनोट करेंगे, और इन दोनों का अनुपात यानी बटा साइन आई बटा साइन आर, वो क्या होता है, नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम लोग किसी से डिनोट कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं म्यू, क्या पढ़ते हैं इसको, MIEW, म्यू पढ़ते हैं। तो इसी साइन आई बाय साइन आर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू क्या कहलाता है, स्नेल्स लॉ कहलाता है। दिख रहा है प्रीति, ये वाला दिख रहा है स्नेल्स लॉ, यहाँ ऊपर में लिख दे रहे हैं, नहीं दिख रहा है। साइन आई बटा साइन आर इक्वल्स टू होता है म्यू, म्यू क्या होता है, एक नियतांक होता है, म्यू क्या होता है, नियतांक होता है, और इसका नाम क्या हो गया, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो यहां से यह क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन दे सकता है, निम्न में से क्वेश्चन लिखो, देखो निम्न में से क्वेश्चन लिखो, स्नेल्स का नियम है, निम्न में से स्नेल्स का नियम है, निम्न में से स्नेल्स का नियम है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कॉस आई बाय कॉस आर बराबर म्यू, साइन आर बटे साइन आई बराबर म्यू, साइन आई बटे कॉस आई बराबर म्यू, डी साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। चार ऑप्शन दे दिए, कैसे हो जाएगा, कॉस आई बटे कॉस आर बराबर म्यू, साइन आर बटे साइन आर आई बराबर म्यू, साइन आई बटे कॉस आई बराबर म्यू, साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। इसमें से स्नेल्स का नियम है कौन सा, सब बोलो, स्नेल का नियम कौन सा है प्रीति, ये चार ऑप्शन दिए हैं, अश्वनी बताओ कौन सा आंसर होगा, डी नंबर, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू म्यू। साइन आई बटे साइन आर कहाँ है, डी नंबर, हाँ डी नंबर, ठीक है। ताहिर समझ में आया, स्नेल्स लॉ में कंफ्यूज नहीं करना, ये इसी का आई और आर में कंफ्यूजन डाल सकता है, साइन और कॉस में कंफ्यूजन डाल सकता है, ठीक ना।
साइन का ही होता है। साइन मतलब जिया। साइन का हिंदी क्या होता है? जिया। कौन याद रखने जा रहा है? तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हो गया म्यू, और इसी को हम लोगों ने क्या कहा? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट लिखो। ये तो क्या बताया इसको हम लोग? अपवर्तन का दो नियम बता दिए, क और ख। अब एक शब्द है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है? नेक्स्ट है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, यहां से न्यूमेरिकल आता है, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन, इसमें जबरदस्त न्यूमेरिकल बनता है इसमें। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ये जो हम म्यू बोले ना, म्यू, इसी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, लिखो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक म्यू को ही कहा जाता है। अपवर्तनांक म्यू को ही कहा जाता है जिसका मान, जिसका मान क्या रहता है? नियत रहता है। जिसका मान नियत रहता है। नियत मतलब क्या? फिक्स। इसलिए इसको बोलते हैं नियतांक। क्या बोलते हैं? नियतांक। क्या रहता है? नियत रहता है। अब ये दो तरह का हो सकता है। ये कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। एक होता है म्यू एम, एक होता है म्यू ओ। ठीक है, लिखो अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को दो भाग में विभाजित किया जाता है। अपवर्तनांक को दो भाग में विभाजित किया जाता है। पहला, पहला पहला लिखो इसको म्यू एम को। इसको हिंदी में क्या बोल देंगे? आपेक्षिक या निरपेक्ष। म्यू एम निरपेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला निरपेक्ष, आप क्या बोल रहे? अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका इंग्लिश नाम क्या हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निरपेक्ष अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट, बोलो, नाम पढ़ो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अपवर्तनांक को और कैसे करेंगे? एक म्यू को हिंदी में क्या कर सकते हैं? आपेक्षिक, निरपेक्ष और सापेक्ष। आप निरपेक्ष सापेक्ष होता है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको हिंदी में लिख सकते हैं। ऐसे कहीं लिखा हुआ तो है नहीं, सापेक्ष अपवर्तनांक। म्यू को क्या लिखे हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। ये हो गया निरपेक्ष, वो हो गया सापेक्ष। अब दोनों का डिफिनीशन लिखना है खाली बस। अगर म्यू ओ निकालना हो, इस साइड लिखते हैं, अगर कहीं पे म्यू ओ निकालना हो, म्यू नॉट पढ़ते हैं कहीं कहीं, म्यू ओ या म्यू नॉट, क्या पढ़ेंगे उसको?
म्यू ओ या म्यू नॉट, म्यू ओ या म्यू नॉट। ये इसको लिखना है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में। प्रकाश की चाल कहाँ? निर्वात में। निर्वात किसको बोलते हैं? जहाँ हवा ना, वैक्यूम जो एरिया होता है उसको बोलते हैं निर्वात। हाँ, प्रकाश का चाल कहाँ? निर्वात में, डिवाइड बाय प्रकाश की चाल माध्यम में। प्रकाश की चाल माध्यम में। म्यू नॉट अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे? प्रकाश की चाल निर्वात में डिवाइड बाय प्रकाश की चाल माध्यम में। प्रकाश की चाल माध्यम में। और अगर म्यू एम निकालना हो, अगर म्यू एम निकालना हो तो क्या बोल सकते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या से डिनोट करते हैं? सी। निर्वात में कह सकते हैं प्रकाश की चाल को क्या लिखते हैं? सी। और कोई भी प्रकाश अगर किसी माध्यम में चल रहा है तो उसको लिख सकते हैं भी। तो म्यू नॉट इक्वल टू सी बाय भी फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट इक्वल टू सी बाय भी फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट इक्वल टू सी बाय भी फॉर्मूला होता है। और इसी में अगर एम लिख दे तो बस खाली इसका अथी में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वो आंसर सी बाय भी ही होगा। ठीक है। और इसी में और ये कह दे कि म्यू किसी का मीडियम 1 का, मान लो म्यू 1 मीडियम 1 का कुछ और है, म्यू 2 मीडियम 2 का कुछ और, एक समझा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भी सी का ही वैल्यू आएगा, सी मीडियम में और यहाँ भी मीडियम में। अगर म्यू मीडियम पूछे, म्यू मीडियम, कोई भी मीडियम का अगर म्यू पूछे तो सी मीडियम में कितना है उसका, यानी प्रकाश की चाल उस मीडियम में कितना है बटे प्रकाश का उस माध्यम में मीडियम 2 में कितना स्पीड है। तो सी बाय भी मीडियम 1 और मीडियम 2। तो इस तरह से क्वेश्चन वो लोग घुमा सकता है। लेकिन हमको क्या रखना है याद? म्यू बराबर क्या होता है? सी बाय। एक ही चीज याद रखना है, म्यू बराबर क्या होता है? सी बाय भी याद रखना है। क्लियर हो गया? अब इस अपवर्तनांक से बहुत क्वेश्चन आता है। एक टेबल बनाना है, किसका कितना अपवर्तनांक होता है, एक टेबल बनाना है। एक साइड में लिखो पदार्थ, एक साइड में लिखो पदार्थ और दूसरे साइड में लिखो अपवर्तनांक। पदार्थ और अपवर्तनांक टेबल बनाना है, एक पदार्थ का और अपवर्तनांक का। एक क्वेश्चन इस टेबल से पक्का रहता है फिजिक्स में, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे? म्यू। अपवर्तनांक को क्या लिखेंगे? म्यू। जैसे वायु, हवा, हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? एयर। ओए, हवा का अपवर्तनांक एयर का, हवा का अपवर्तनांक एयर होता है। वेरी गुड। हवा, एयर जो है उसका अपवर्तनांक यानी वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? ये होता है 1। इसको 1 माना गया। कितना? 1.00। इसका अपवर्तनांक कितना माना गया? 1.00। वायु के बाद क्वेश्चन आ सकता है पानी का, वाटर, जल। जल का अपवर्तनांक म्यू कितना होता है? 1.33। लिखते चलो फटाफट। जल का कितना? 1.33। बियर में क्या रहता है? एल्कोहल। एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है? एल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है पीने वाला, बताओ? 1.36। 1.36। किरासन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? किरोसिन ऑयल 1.44। किरोसिन ऑयल, किरासन तेल 1.4436। एल्कोहल का 1.36। हाँ, किरासन तेल का उससे ज्यादा हो गया 1.
4 तारपीन तेल, तारपीन का तेल यूज किया है, तारपीन तेल का अपवर्तनांक 1.48, 1.48। अगला नाम है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, इसका अपवर्तनांक लिखो 1.4 कितना 7, 1.47 ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47। इस टेबल से एक क्वेश्चन रहेगा, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपवर्तनांक से एक क्वेश्चन रहता है। अगर उसको पूछना हो प्रकाश से क्वेश्चन तो यहाँ से सेट करता है। ग्लिसरीन हो गया। बर्फ का कितना होता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, 1.31। क्यों लिखो, बर्फ का कितना लिखा 1.31, ठीक है। अब कांच दो प्रकार का होता है, उसका अलग अलग होता है। क्राउन कांच, क्राउन कांच, हाँ क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52, 1.52। क्राउन कांच का कितना 1.52। एक होता है फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच का कितना होता है, इससे ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा 1.67, 1.67। सेंधा नमक कौन कौन खाया है, 67 है फ्लिंट कांच का, फ्लिंट कांच 1.67। क्राउन कांच का कितना लिखवाए, क्राउन का 52। नेक्स्ट है सेंधा नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक का म्यू का वैल्यू कितना होगा 1.54, 1.54। सेंधा नमक पूछ सकता है 1.54। नेक्स्ट है माणिक्य, जो जरूरी है उतना ही पढ़ो। माणिक्य कैसे बोलते हैं ना, हीरा पन्ना माणिक नहीं बोलता है, उसका कितना होता है 1.76। माणिक का कितना होता है 1.76। अब इस सबसे ज्यादा किसका होता है, डायमंड यानी हीरा का 2.42। हीरा का होता है 2.42। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आएगा तो हीरा ही आता है 2.42। सबसे अधिक म्यू का मान किसका है, हीरा का है, कितना 2.42। तुम लोग ईवीएस में नहीं आने वाला क्वेश्चन, जीके में क्वेश्चन आ सकता है। इतना हो गया काम। अब तुम लोगों का जो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से क्या, या क्या बताया अभी हम, रिफ्लेक्शन बता दिए। एक होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लिखवाए क्या, नेक्स्ट लिखो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को इंग्लिश में क्या बोले थे, रिफ्रैक्शन को इंग्लिश में क्या बोले थे, रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोले थे, अपवर्तन। अपवर्तन का हो गया इतना। अच्छा अब ये चीज बताओ कि जब मरुस्थल में हम लोग देखते हैं ना कि हिरन दौड़ रहा है, मरुस्थल में कुछ दौड़ रहा है, तो लगता है कि वो बहुत नजदीक में है, लेकिन होता है एक्चुअली में दूर में है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सेट करता है, तो इसमें पहले वो पॉइंट लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो, प्रकाश के अपवर्तन की, प्रकाश के अपवर्तन की कुछ प्रमुख घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन की कुछ प्रमुख घटनाएं, क्या क्या प्रकाश के अपवर्तन से घटना होती है उसके बारे में कुछ प्रमुख घटनाएं।
बाल्टी में सिक्का कौन कौन डाला है? डाला है। क्या देखता है? अगर एक बाल्टी में पानी भरा हुआ उसमें एक सिक्का डाल दो, ऊपर से देखना क्या दिखेगा? है? थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, वो लगेगा नहीं कि वो पेंदी में है, हालांकि वो रहता कहाँ है? पेंदी में है। ठीक है। उसी तरह से तुम लोगों का ईवीएस में एक क्वेश्चन हम देखे हैं कि जो छड़ है, एक जगह क्वेश्चन हम देखे हैं छड़ वाला, मुड़ा हुआ नजर आएगा। ये क्वेश्चन आता है तो सेम जगह का क्वेश्चन है ये। है? तो क्या लिखवाया अभी टॉपिक में? पहला घटना लिखो। पहला घटना, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़, द्रव में अंशतः डूबी हुई छड़ टेढ़ी मालूम पड़ती है। कैसी मालूम पड़ती है? टेढ़ी। अगर पूरा डुबा दें तो, छड़ को अगर पूरा डुबा दें तो टेढ़ा नहीं मालूम होगा, सीधा नजर आएगा। लेकिन अगर थोड़ा डुबाए हैं तो लगेगा कि भीतर में वो टेढ़ा है। छड़ क्या टेढ़ा होगा? लेकिन अगर आधा हम छड़ को पानी में डुबा दें और नीचे देखें तो लगेगा क्या कि छड़ क्या है? टेढ़ा है। तो किसके वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से है, अपवर्तन की वजह से है। किसकी वजह से है? अपवर्तन की वजह से है। दूसरा कारण, सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई पड़ना। सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई पड़ना तथा सूर्यास्त के बाद भी विलंबित प्रकाश नजर आना। अच्छा, इंद्रधनुष जब बनता है तो क्या होता है? इंद्रधनुष बनने का क्या कारण? यही रिफ्लेक्शन। तीसरा लिखो, इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कब बनता है? बरसात होते समय। ऑप्शन सुन लो। बरसात होते समय, बरसात से पूर्व, बरसात के बाद, या पहले बरसात से पूर्व फिर बरसात के बाद। पहले तो कभी आज तक हम देखे नहीं। बरसात अगर ना हो तो इंद्रधनुष कहां से बन जाएगा? तो वर्षा हो गया ना, बारिश तो हो गया ना। तो इंद्रधनुष का बनना भी क्या है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो इसका। पानी से भरे हुए बर्तन में किसी सिक्का को डालने पर, पानी से भरे हुए बर्तन में किसी सिक्का को डालने पर वह पेंदी में बैठ जाता है, परंतु बाहर से देखने पर सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। बाहर से देखने पर सिक्का थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। ये क्वेश्चन तुम लोगों का आज आता है, छड़ वाला, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ाए। हाँ, छड़ और सिक्का दोनों क्वेश्चन आता है, इसलिए हमको पूरा टॉपिक पढ़ाना पड़ गया। बहुत जगह देखे हैं सिक्का। इस लोगों का ईवीएस में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए बता दिए ये वाला टॉपिक। और क्या हो सकता है? तारे का टिमटिमाना, चमकना नहीं, तारा चमकता नहीं, वो टिमटिमाता। नेक्स्ट लिखो, इसी का है, तारे का टिमटिमाना भी
प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन लिखो, लोहे की कील पानी में, लोहे की कील पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पानी में क्या होती है? डूब जाती है, परंतु पारा, पारा जानता है ना क्या होता है? Hg। परंतु पारा में वह तैरती हुई नजर आती है या तैरती है। तैरती है क्योंकि ऑप्शन ए, लोहे की पारा से रासायनिक क्रिया, लोहे की पारा से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति, रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति, फिर से बोल रहे हैं, लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होती है, कम होती है। ऑप्शन बी, लोहे का भार पानी से अधिक है, लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है या कम होता है, कुछ भी लिखो। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। सी है, लोहे का घनत्व, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, पारे से या पारा से कम है। और चौथा ऑप्शन है, पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। पारा का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। क्या आंसर होना चाहिए? तीन वाला में क्या है ऑप्शन? क्या बोला अथी? सी नंबर सही है। इसका आंसर होगा सी, लोहा का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारा से कम है। लोहा का घनत्व क्या है? पानी से अधिक है और पारा से कम है। ये बीच में एक क्वेश्चन ऐसे ही लिखवा दिए थे क्योंकि मिलता जुलता क्वेश्चन था सिक्का वाला, इसलिए। तो हम लोग लास्ट क्या किया, अपवर्तन वाला कर लिया। अब थोड़ा कर लेते हैं किसका, परावर्तन का। ठीक है, लिखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला टॉपिक लिखना है TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां से क्वेश्चन रहता है TIR से, जो डायमंड वाला जो क्वेश्चन है ना, वो TIR का ही क्वेश्चन है।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, उसी को ही लिखवाने वाले हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टोटल। आंतरिक मतलब इंटरनल, और परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। लिखो, यदि आपतन कोण, ये डिफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है कंफ्यूज करने के लिए। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो प्रकाश विरल मतलब होता है रेयरर, तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, अर्थात संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है। टाइम का ध्यान रखना, 8:30 बजे गोडा निकलना। कितना टाइम हुआ? बहुत टाइम। क्या लिखे? अगर आपतन कोण का वैल्यू क्रांतिक कोण से बहुत अधिक हो जाए, आपतन कोण का वैल्यू क्रांतिक कोण से बहुत अधिक हो जाए, तो वह विरल माध्यम में जाएगा ही नहीं प्रकाश, वह वापस लौट आएगा। आप वापस क्या हो जाएगा? सघन माध्यम में लौट आएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या 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 अति होता है? लिखो, हीरे का चमकना, स्टेटमेंट पूरा हो गया ना वो बोला? ठीक है, हीरे का तथा मरुभूमि में मरीचिका दिखना दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अभी बताए थे हीरा का केस में कि किसी तरह से अगर प्रकाश अंदर घुस गया तो वहां से बाहर नहीं निकल पाता है। एक सतह से टकराया, फिर दूसरा सतह से टकराया, फिर तीसरा सतह से टकराया, टकराते वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और मरुभूमि में जो मरीचिका बनता है उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको मरीचिका को मिरेज, MIRAGE, मिराज या मिरेज लोग पढ़ता है। क्यों बनता है? रेगिस्तान में क्या है? बालू ही बालू है। बालू क्या हो जाता है? धूप में गर्म हो गया। जब गर्म हो गया तो क्या होता है? जब यात्री कहीं पे रहता है, क्या होता है वहां पे घटना? दृष्टि भ्रम हो जाता है। क्या होता है? दृष्टि में भ्रम हो जाता है। उसको लगता है कि आगे में पानी है,
आगे में पानी है लेकिन वहां पानी होता नहीं है। तो लिखो मरीचिका की घटना, इसके बारे में पूरा पूरा लिखा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। मरीचिका की घटना, इसमें होता क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या होता है? मरीचिका की घटना उसके बारे में लिखा रहे हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में यात्रियों को दूर से पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब, यात्रियों को दूर से पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिस कारण वे समझते हैं कि वहां कोई जलाशय है। जिस कारण समझते हैं कि वहां कोई जलाशय है जिसमें पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। परंतु वास्तव में वहां कोई जलाशय नहीं होता है। इस प्रकार के दृष्टि भ्रम की घटना गर्मी के मौसम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया? TIR का कॉन्सेप्ट है मरीचिका वाला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डायमंड वाला भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अगर यहां से क्वेश्चन है तो बन जाना चाहिए। अच्छा, पानी में जब जाता है गोताखोर तो नाक में लगा के जाता है, तो एक सिलेंडर रहता है पीछे पीठ में, उसमें क्या क्या रहता है? ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, ऑक्सीजन में कुछ मिला हुआ रहता है। ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन के साथ में कुछ मिला हुआ रहता है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन लेकर के वो नहीं ले जा सकता है। गोताखोर जो है हीलियम रहता है। गुड। एक क्वेश्चन लिखो तो यहाँ से गोताखोर वाला एक क्वेश्चन लिखो। गोताखोरों के द्वारा अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लो, अधिक से अधिक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। गोताखोरों के द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन।
डी ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा हीलियम, सी ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा आर्गन, डी ऑक्सीजन तथा नियोन। कौन सा ऑप्शन सही है? नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन। ऑक्सीजन के साथ ये 4 कॉम्बिनेशन है। नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी में है आर्गन। ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन और नियोन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। इसका आंसर होगा बी। नहीं नहीं, आंसर तो सही है बी, कारण ये गलत बता रहा है। लिखो, एक्सप्लेनेशन लिखो इसका। गोताखोरों द्वारा, गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैसों में, सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैसों में ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। मिश्रण होता है, दोनों मिला हुआ रहता है उसमें, क्योंकि अधिक दाब पर, अधिक दाब पर हीलियम, अधिक दाब पर हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा, नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में, रक्त में कम विलेय होता है, कम विलेय होता है। अगर नाइट्रोजन का मिक्सचर ले जाए ऑक्सीजन के साथ, गोताखोर हो चाहे पर्वतारोही, जो पर्वत में चढ़ता है वो लोग भी लेके जाता है। यहाँ गोताखोर ऑप्शन भी हो सकता है, पर्वतारोही भी ऑप्शन हो सकता है। पर्वतारोही जो माउंटेन में चढ़ता है वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ता है। पीठ में नहीं है वो सिलेंडर बंधा हुआ रहता है, उस सिलेंडर में कौन कौन सा गैस होता है? तो ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है, ऑक्सीजन के साथ साथ क्या रहता है? हीलियम रहता है। हीलियम इसलिए रहता है कि जब अधिक प्रेशर हो, अधिक दाब हो, पानी में गए तो दाब अधिक हो गया, तो अगर दाब अधिक हो जाएगा ना और नाइट्रोजन रहेगा तो नाइट्रोजन ब्लड में घुल जाएगा। ब्लड में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। और ब्लड में अगर घुल गया तो क्या हो जाएगा? वो हानि करेगा शरीर को। तो इसलिए हीलियम मिलाता है। हीलियम कम विलेय होता है, वो रक्त में विलेय नहीं होता है। तो जैसे माउंटेन, जो माउंटेन में चढ़ते हैं उन लोगों के पास भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, उसमें भी हीलियम ही रहता है। वो लोग भी ऊपर जब जाता है तो वहां दाब बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बहुत दाब हो रहा है ज्यादा, तो वहां पे वो रक्त में विलय हो सकता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या हो सकता है? रक्त में विलय हो सकता है। उस चीज को कम करने के लिए क्या उसमें मिक्स किया? हीलियम। तो ये याद रखना इस मतलब कॉन्सेप्ट को, ये हीलियम क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि वो रक्त में कम विलय है, रक्त में कम विलय है। क्या ऑप्शन वो लोग चेंज कर सकता है। अगर हमको क्वेश्चन बनाने के लिए दे इससे, तो हम ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। लिखो, पर्वतारोही द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में, पर्वतारोही द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में, पर्वतारोही द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ
हीलियम गैस का मिश्रण किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, हीलियम गैस का मिश्रण किया जाता है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण, ऑप्शन नंबर ए, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने में अच्छा होता है, सांस लेने में अच्छा होता है। ऑप्शन बी, हीलियम की अपेक्षा नाइट्रोजन, हीलियम की अपेक्षा नाइट्रोजन रक्त में, हीलियम की अपेक्षा नाइट्रोजन रक्त में कम विलेय होता है। ऑप्शन सी, हीलियम की अपेक्षा नाइट्रोजन रक्त में अधिक विलेय होता है। नहीं, ऐसे लिखो, उल्टा उल्टा करो इसको। नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम रक्त में, नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम रक्त में अधिक विलेय होता है। हो गया, अधिक विलेय होता है। पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। हीलियम रक्त में अधिक विलेय होता है, नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम रक्त में अधिक विलेय होता है। और ऑप्शन डी, दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर, दाब बढ़ने पर नाइट्रोजन, दाब बढ़ने पर नाइट्रोजन रक्त में विलेय नहीं होता है। दाब बढ़ने पर नाइट्रोजन रक्त में विलेय नहीं होता है। देखो, चार क्वेश्चन बना, चार ऑप्शन बना दिए अपने मन से, क्या आंसर होना चाहिए इसका? बबलू, अभी अभी बताए थे इसका सारा बात। कौन सा कम विलेय होता है? कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? सी में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो सी ऑप्शन सही से, बढ़िया से। जब मेरा क्वेश्चन सेट होता है ना, लेवल का क्वेश्चन सेट होता है। क्या होगा आंसर? पूरा थका गया ना? अब देखो, ए नंबर भी आ गया है। ए में क्या लिखा हुआ है? सांस लेने में अच्छा होता है, ये कौन कारण हो गया? सांस लेने में अच्छा होता है, ये कौन कारण हो गया? बताओ कौन सा है? एक बार पढ़ो तो बी ऑप्शन। ये तो उल्टा हो गया। एक भी ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि जो सही हो। तो आंसर क्या मार के आना होगा? चंदन सही पकड़ा। चार में से हमको एक चुनना है। चार में से क्या चुनना है? एक चुनना है, जो बेस्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या दिए? बी ऑप्शन में क्या दिए? हीलियम की अपेक्षा नाइट्रोजन रक्त में कम विलेय। ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ अगर अधिक लिखते तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि नाइट्रोजन तो अधिक विलेय है। ठीक है, अगर यहाँ अधिक लिखते तो बी होता। सी ऑप्शन क्या दिए? हाँ, नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम रक्त में अधिक विलेय। ऐसा होता है क्या? हीलियम अधिक विलेय होगा क्या? नहीं, ये कम विलेय होगा। ये भी ऑप्शन गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। ईवीएस का क्वेश्चन सेट करें, आसान क्वेश्चन सेट करेंगे ना। डी ऑप्शन क्या दिए?
हाँ, दाब बढ़ने पर नाइट्रोजन विलेय नहीं होता है। ऐसा होता है क्या? अरे दाब बढ़ेगा तो विलेय हो जाएगा ये रक्त में है? सब सही हो जाता। अगर यहाँ अधिक जगह कम लिख देते तो ये भी सही हो जाता, यहाँ कम की जगह अधिक लिख देते तो ये सही हो जाता, और यहाँ विलेय नहीं के आधार पर विलेय होता लिख देते तो ये सही हो जाता। आंसर क्या होगा चंदन? ए। इस प्रश्न के अनुसार आंसर क्या होगा? ए। बेस्ट ऑप्शन चुनना है हमको। रीजन खोजते रहेगा आदमी, अरे पढ़ाई तो सर ये वाला थे, इसी में से कोई एक होगा, लेकिन अधिक और कम जहां कंफ्यूजन हुआ 2 नंबर लेकर चला जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आंसर सब सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए, ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या होगा? ए। क्योंकि कुछ ना कुछ कारण होगा तभी तो हीलियम को मिला करके लेके गया, कुछ ना कुछ कारण होगा तभी तो हीलियम को मिलाया ऑक्सीजन में। ठीक है, चलो सांस लेने में ठीक है, आंसर ये मार के आ जाएंगे। ठगा गया ना? चलिए, ये टॉपिक हो गया क्लियर। अभी है ना टाइम, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। 52 हुआ है ना, छोड़ दें, हमको लेट हो जाएगा। अच्छा हम देख लेंगे ना, हमको एक क्वेश्चन करवाने दो, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। जाएगा क्या क्लास? चलो आज, चलो आज, चलो साथ में चलो नाहर चौक में। अरे उसके बगल में, सिद्धार्थ के बगल में, बैंक ऑफ इंडिया वाला गली में ही है। सिद्धार्थ के बगल में हैं? पतंजलि के बगल में सिद्धार्थ, सिद्धार्थ के बगल में डीबी। सिद्धार्थ अंदर गली गया, उसे थोड़ा और आगे जाओ, मेरा विवाह भवन देखा? उस गली में नहीं, आगे आगे नहर में आगे जाओ। हाँ, कुर्सी का गोदाम से जस्ट आगे जाओगे तो मीरा भवन देख लो, विवाह भवन, मेरा विवाह भवन देखा? उसके आगे में वो पूरा प्लॉट खाली है, पूरा प्लॉट है खाली उस जगह, एगो किराना दुकान है छोटा सा। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया गए, नहर पे गया। हाँ दुकान है, नीचे नहीं जाना है ना, और आगे जाना है नहर से, कॉन्सेप्ट से आगे, मीरा भवन के जस्ट बगल में। हाँ मीरा भवन पहले ही है ना, मीरा भवन के बगल में। अरे भाई ऑनलाइन क्लास चल रहा है, हल्ला मत करो, क्वेश्चन लिखो। हाँ चलो, समुद्र में रहने वाले जीव, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। समुद्र में रहने वाले जीव, समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? बताओ, समुद्री जीव कौन सा गैस प्रयोग करेगा? समुद्री जीव, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है जल से प्राप्त हाइड्रोजन, जल से प्राप्त हाइड्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है, सबको लिखो, जल से प्राप्त हाइड्रोजन। बी, जल में घुलित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन। सी, पौधों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, पौधों से प्राप्त
कार्बन डाई ऑक्साइड और डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, सीटेट का क्वेश्चन है। इनमें से कोई नहीं। समुद्री जीव सांस लेने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? क्या होगा? क्या है बी में? सही है, बी जो बोल रहा है वो सही है। और कोई? सांस लेने में तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। और जल का क्या होता है? H2O। तो जले में घुला हुआ ये ऑक्सीजन है ना, और इसी ऑक्सीजन से सांस लेगा ना। अच्छा, मछलियां किस चीज से सांस लेती है? हैं? वही इंग्लिश में उसको गिल्स बोलते हैं। मछली किस चीज से सांस लेती है? गलफड़े से सांस लेती है। अगर मछली को पकड़ के बाहर निकाल दें, मछली जल की रानी है, उसका जीवन, अगर हाथ लगाओ, अब बाहर निकालो, क्यों मर गई? सांस नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो है हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसी ऑक्सीजन का वो लोग प्रयोग करता है। ठीक है। समुद्री जीव जो भी होंगे वो कौन सा ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे? जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। बाहर में जो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हम लोग थोड़े ना सिर्फ ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ बहुत कुछ अंदर आता है। हाँ, मेढक उभयचरी है, दोनों करता है। वो दोनों में वो जिंदा रह सकता है, कोई दिक्कत। हाँ, वो उभयचर है, वो दोनों, उसका दोनों जगह से कर सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ है मछली के लिए, जो भी समुद्री जीव है वो गलफड़ा से, जैसे मछली हुआ, मछली कौन सी सांस ले रहा है? गलफड़ा से। तो जितने भी समुद्री जीव हैं वो जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी से सांस ले सकेगा। हम लोग पर्यावरण में घुला हुआ ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। दोनों, हाँ, वो दोनों ले लेता है, वो दोनों ले लेगा। नहीं, मेढक दोनों ले लेता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं। किसको किसको भूख लग गया था? जिसको भूख लगा मुड़ी खा सकता है। हमको तुमको तो आ जाओ तुम मोदी भैया की दुकान में।